नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक शाम 7 बजे का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन आप देख रहे हैं आज तक पर। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राहत भरी ये खबर सामने आ रही है और वो ये है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों लोगों की घर वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो लोग इधर उधर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उन प्रवासी मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अब गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ फंसे लोग अपने अपने गृह राज्यों को लौट सकते हैं। इस फैसले से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को बड़ा फायदा होगा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, सैलानी अब अपने राज्य वापस जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही होगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, राहत भरी ये बड़ी खबर अब जबकि 3 तारीख को 40 दिन का ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, उसके ठीक पहले मजदूरों को, छात्रों को बड़ी राहत दी गई है सरकार की ओर से। बिल्कुल चित्रा, 3 तारीख लॉकडाउन जो खत्म होने जा रहा है उसके बाद क्या फैसला होगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और गृह सचिव की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, खासतौर से जो मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, टूरिस्ट हैं, छात्र हैं, उन सभी के पर ये आदेश लागू होगा। और लेकिन ये आदेश दोनों राज्य की सहमति के आधार पर होगा और साथ ही जो प्राथमिक जो चीजें हैं, सावधानियां हैं, वो जरूर लागू करनी होंगी। चाहे छात्रों, जो लोग हैं, उनको सैनिटाइज करने की बात हो, जिन बसों के माध्यम से उनको एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाएगा उन बसों को सैनिटाइज करना होगा। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के आधार पर, और इसके साथ ही राज्यों को इसके लिए नोडल अधिकारी तय करने होंगे और वो आपस में बात करके आपसी सहमति के आधार पर छात्रों की, मजदूरों की, तीर्थयात्रियों की और जो दूसरे टूरिस्ट अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो पाएगी। काफी समय से लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थे और खासतौर से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आई थी मजदूरों की, हंगामे की, उसके बाद ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो पूरे मामले पर नजर रखें। राज्य अपने यहाँ नोडल अफसर नियुक्त करेंगे। ये गाइडलाइंस में सामने निकल कर आया है। कुल मिलाकर मजदूर जिस तरह से लाखों की तादाद में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए जो छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, खासतौर से कोटा से राजस्थान की जो तस्वीरें सामने आई थी, उन सभी को बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है। और अब आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर। बड़ा आंकड़ा जो देश भर से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 32,000 के करीब पहुंच चुका है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 31,787 केस देश भर में अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ये 32,000 की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ 1,008 मरीजों की अब तक कोरोना से जान भी जा चुकी है। देश भर का ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। कोरोना से हालांकि 7,797 यानी कि तकरीबन 8,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बड़ी तादाद इस बात की है कि सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए 9,000 जहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त की सबसे खराब स्थिति किन राज्यों की है, लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में एक बार फिर से आपको हम जानकारी दे देते हैं। वहीं इन सब के बीच राहत भरी खबर जो हमने आपको सबसे पहले बताई वो यही है कि गृह मंत्रालय की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों के, वो वापस लौट कर चले जाएंगे। लेकिन ताजा आंकड़े अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 9,318 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 400 लोगों की जान अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में जा चुकी है। और मुंबई, पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंबई का, और उसके बाद बारी आ जाती है पुणे की। ये 2
हिस्से बुरी तरह से प्रभावित है महाराष्ट्र में। गुजरात की बात करें, अहमदाबाद से हमने देखा था किस तरह से मामले लगातार वहां पर बढ़ते हुए। कुल गुजरात में आंकड़ा 3774 का सामने आया है। 181 लोगों की जान जा चुकी है गुजरात में। राजधानी दिल्ली की बात करें, 3314 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। 54 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने 2561 मामले अब तक का ये आंकड़ा है, जबकि 119 लोगों की जान गई है। राजस्थान 2364 मामले सामने आए हैं। 51 लोगों की मौत हुई है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा असर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर फिलहाल अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिशें लेकिन जारी हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क, सबसे ज्यादा परेशान मुल्क। 10,35,765 आंकड़ा पहुंच चुका है मरीजों का सिर्फ अमेरिका में, जबकि 59,266 लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है कोरोना की वजह से। इतना बड़ा आंकड़ा और बुरी तरह से त्रस्त अमेरिका। उसके बाद बारी आती है इटली की, जहां पर 2,01,505 मरीज अभी तक संक्रमित हैं, जिनमें 27,359 लोगों की जान जा चुकी है। इटली के बाद स्पेन तीसरे नंबर पर है, जहां 2,32,128 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 23,822 लोगों की मौत स्पेन में हो चुकी है। फ्रांस का आंकड़ा 1,65,911 मरीज हैं। 23,660 लोगों की जान फ्रांस में जा चुकी है। और इसके बाद ब्रिटेन 1,61,145 मरीज ब्रिटेन में हैं, जबकि मौत का आंकड़ा वहां पर भी 21,678 को क्रॉस कर चुका है। ये टॉप 5 बड़ी खबरें जो दुनिया भर की हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं, और इसके जरिए दरअसल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना ने कैसे त्राही मचा कर रखी हुई है, और इसी वजह से लगातार सतर्कता बरतने की अपील आप सभी से की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा देते हैं कि पिछले 3 दिनों में भारत और दुनिया में कोरोना के केस कितने बढ़े हैं। ये आंकड़े हमें डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से हमें दिए गए हैं, और ये हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, दुनिया भर का आंकड़ा क्या कहता है और हिंदुस्तान का आंकड़ा क्या कहता है। अभी तक भारत में 31,000 से ऊपर मामले जा चुके हैं। 3 दिन में 5,000 नए केस सामने आए हैं। ये हमारे लिए परेशानी का सबब, क्योंकि इस आंकड़े का कम होना बहुत जरूरी है। 28 से 29 अप्रैल तक 1,897 नए केस सामने आए हैं, जो हम हिंदुस्तान के आंकड़े दिखा रहे हैं। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब दुनिया का आंकड़ा क्या कहता है। दुनिया की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा यकीनन दुनिया भर का काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और उसमें से भी अगर हम बताएं तो सिर्फ अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, ये तमाम वो मुल्क हैं जो लगातार इस पसोपेश में हैं कि इस महामारी का इलाज हम कैसे निकालें। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जो आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं वो हमने आपको बताया। 31,000 से ऊपर अब तक का हिंदुस्तान का आंकड़ा जा चुका है। एक और गौर करने वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का ये आंकड़ा, जहां पर 9 राज्यों में 10 दिनों के भीतर ही कोरोना मामलों में करीब 40% की बढ़ोतरी देखी गई है, वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमने आपको बता दिया है, लेकिन अभी डीआईयू का आंकड़ा 27 अप्रैल तक के ये आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 10 दिन में केस किस तरह से बढ़ते हुए चले गए हैं, हिंदुस्तान के इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित ये पूरा का पूरा हिस्सा, और इसको कैसे कम किया जाए यही चुनौती इस वक्त सबके सामने है। सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र, जहां पर आप देख रहे हैं 60% तक 27 अप्रैल तक के ये आंकड़े लगातार बढ़ता हुआ। गुजरात में देखिए 72% तक जा पहुंचा है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी लगातार इससे परेशान है। दरअसल इन आंकड़ों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का 9 राज्यों का ये आंकड़ा, जहां पर बीते 10 दिनों के भीतर ही कोरोना मामलों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो गई है, और इनमें भी सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र, जहां पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कोरोना से जुड़ी हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से लगातार कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बहुत ज्यादा बड़ा फायदा अब तक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। इसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए बात हरियाणा सरकार के एक बेहद अहम फैसले की, जिसके बाद कोहराम मच गया, उसकी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य की सीमा सील कर दी है, और इसके साथ ही दिल्ली आने वाले हजारों लोग परेशान हो गए हैं। दिल्ली में भी फल सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, और इसको लेकर पॉलिटिक्स भी
लगातार जारी है। गाजियाबाद बॉर्डर लॉक, नोएडा बॉर्डर लॉक, गुरुग्राम बॉर्डर लॉक, अब फरीदाबाद बॉर्डर भी लॉक और सोनीपत बॉर्डर भी लॉक। मतलब दिल्ली की सीलबंदी पूरी। पूरा देश जहां कोरोना से महाजंग लड़ रहा है, वहीं दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा में राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल खेला जा रहा है। दिल्ली तीन ओर से हरियाणा से घिरा है। गुरुग्राम सीमा को पहले ही सील किया जा चुका था और आज फरीदाबाद और सोनीपत से लगने वाली दिल्ली की सड़क को भी लॉक कर दिया गया। जी हां, हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली वालों के लिए फरीदाबाद में घुसने पर रोक लगा दी। फिर क्या था, मुसाफिरों की परेशानियों की कतार लंबी होती गई। आप देख सकते हैं कि बाकायदा फरीदाबाद पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है कि 12 बज चुके हैं, अब कोई भी शख्स फरीदाबाद के अंदर अब न जा सकता है और न फरीदाबाद से बाहर आ सकता है। फरीदाबाद में अभी तक 46 कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें से 40 सही हो गए और 6 अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अब फरीदाबाद में घुसने से रोक दिया गया। हरियाणा सरकार ने ये जता दिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलने में दिल्ली की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, लिहाजा नए आदेश की लंबी लिस्ट जारी हो गई। आज दोपहर 12 बजे से दिल्ली से फरीदाबाद में एंट्री पर पूरा प्रतिबंध लागू। डॉक्टर, बैंक कर्मी, पुलिस वालों पर भी पाबंदी। सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से जारी पास को ही मान्यता मिलेगी और मरीज के साथ एम्बुलेंस को फरीदाबाद में घुसने की इजाजत होगी। अब जो हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है वो दिल्ली की वजह से, दिल्ली में क्योंकि कोरोना बहुत हद तक फैल गया। जो बॉर्डर पे सोनीपत हैं या गुड़गांव हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, तो एनसीआर में जैसे लोग आते जाते हैं काफ़ी, बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो वाइस वर्सा है। दिल्ली से लगने वाले सिंधु बॉर्डर से भी हरियाणा में नहीं होगी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की एंट्री। इस हाईवे से सोनीपत से होकर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जाने वालों को बिना परमिशन की एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार के फैसले से दिल्ली में भी फल सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। जी हां, और असर कोरोना काल में राज्यों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ रहा है। सोनीपत से पवन राठी और दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। और इन सब के बीच इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3300 से ज्यादा हो गई है। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद कई दुकानों को यहां पर सील कर दिया गया। व्यापारियों और मजदूरों में इस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में हड़कंप मचा है। व्यापारियों और मजदूरों में दहशत है। ये खौफ साथ काम करने वाले लोगों के कोविड-19 के संक्रमण में आने के बाद फैला। पहले 6 वायरस के संक्रमण के शिकार हुए थे। आज 5 नए केस मिलने के बाद संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 11 तक पहुंच गई। आजादपुर मंडी, जहां से दिल्ली ही नहीं बाकी अलग राज्यों के अंदर भी सब्जी और फलों की सप्लाई होती है, और उसमें जिस तरीके से जो दुकानदार हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद ही इस मंडी को क्यों नहीं हॉटस्पॉट के अंदर तब्दील किया जाता। कई व्यापारी धंधा पानी छोड़कर मंडी से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं कुछ अभी भी कारोबार कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का सवाल है कि 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी आजादपुर को हॉटस्पॉट घोषित क्यों नहीं किया गया। आज मंडी का हालात हॉटस्पॉट पे है और सरकार इसको डिक्लेयर नहीं कर रही, आदिल खान जी इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। वो अपनी जो खामियां उसे छुपाना चाह रहे हैं, सरकार को भी झूठ बोल रहे हैं मीडिया। आजादपुर सब्जी मंडी में रोजाना 3000 ट्रक सब्जी और फल लेकर आते हैं, लेकिन मजदूरों और कारोबारियों के मंडी से दूर बनाने पर बाहर से आए व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप पंजाब से आए सर, शिमला मिर्ची बेचने के लिए आए थे। आगे ट्रक हमारा होता 2 घंटे में खाली होता था। आज एक रात एक आधा दिन लग गया पूरा मेरे को। 2 दिनों में खाली हो गया। पहले आते थे 1-2 घंटे में होता था खाली। आजादपुर मंडी को जोर शोर से सैनिटाइज किया गया। सरकार ने यहाँ सख्त नियम लागू किए हैं। सारी कवायद मंडी को खोले रखने की है ताकि दिल्ली में फल और सब्जियों की सप्लाई बिना रोक टोक
जारी रह सके। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गुजरात और मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3700 से ज्यादा हो गई है। वहीं एमपी में अब तक 2300 से ज्यादा लोग बीमार हैं। गुजरात में ये आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार भले ही भारत में धीमी पड़ी है, लेकिन गुजरात में कोविड-19 की तेज चाल जारी है। करीब 4,500 मामलों के साथ गुजरात देश में दूसरे नंबर पर डटा हुआ है। लेकिन परेशानी गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद को लेकर ज्यादा है। गुजरात में अकेले अहमदाबाद में ही 2,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जबकि शाम 5 बजे तक गुजरात की कुल 181 मौत में से 128 अहमदाबाद में ही हो चुकी है। चिंता यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शहर के सिविल अस्पताल में जिन कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां से निकले कचरे को नष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सवाल हर रोज 800 किलो से भी ज्यादा निकलने वाले पीपीई किट, मास्क, डिस्पोजेबल डिश प्लास, इंजेक्शन और कॉटन वाले कचरे का है। बायोमेडिकल वेस्टની વાત કરીએ તો વોર્ડની અંદર ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ઓપીડીમાં, ઇમરજન્સી ટ્રાયજમાં જ્યાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટ જનરેટ થાય છે એ તમામે તમામ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ જે છે એ 3 શિફ્ટમાં અહીંયાથી દરેક વોર્ડમાંથી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી લાવવામાં આવે છે। એના માટે અમારી એક ડેડિકેટેડ ટીમ છે। गुजरात से सटे मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2350 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर में तो कोरोना मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 94 नए मामले सामने आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा 1466 तक जा पहुंचा है। बुधवार शाम 5 बजे तक एमपी में 120 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें इंदौर की हिस्सेदारी 65 है। कल जो सैंपल्स आए थे वो करीब 643 सैंपल्स हमारे द्वारा लगाए गए थे, जिनमें से 94 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 550 की संख्या में निगेटिव आए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 7,355 सैंपल्स लगा चुके हैं और अभी तक की जो पॉजिटिव आज की तारीख में वो 1466 संख्या है। इंदौर के साथ एक और दिक्कत ये है कि शहर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम है, जो एक बड़ी चिंता है। इंदौर से धर्मेंद्र और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की कर लेते हैं। कोटा में बिहार के फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग फिर से तेज हो गई है। अब इस मामले में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी नीतीश से फैसला बदलने का आग्रह किया है। वहीं जेडीयू ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया है। गृह मंत्रालय की अब तो गाइडलाइंस भी आ चुकी है कि अगर राज्य आपस में सहमत हो तो फिर छात्र, मजदूर या जो लोग भी फंसे हुए हैं वो अपने अपने गृह राज्य वापस जा सकते हैं। देखिए, कोटा से जिन राज्यों के बच्चे वापस लौट गए, उनके माँ बाप खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। वहीं बिहार के बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी मुख्यमंत्री के फैसले से जस की तस बनी हुई है। लेकिन आज नीतीश सरकार में 50% की हिस्सेदारी वाली बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने नपेतुले शब्दों में सीएम से अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। यानी बीजेपी बच्चों को वापस लाने के हक में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टैंड लिया है जो कानूनी तौर पर मैं इसका समर्थन भी करता हूं। मैं उसके बावजूद भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से पुनः कि आप विधि सम्मत कोई निर्णय लीजिए और कोई रास्ता निकालिए। बीजेपी ने सवाल दागा तो तुरंत ही जेडीयू सामने आ गई और गेंद को वापस रामकृपाल यादव की झोली में डाल दिया। ये तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा है, गाइडलाइंस में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक लाया जाना जब संभव नहीं है, तो केंद्र सरकार से रामकृपाल यादव जी को ये मांग करनी चाहिए कि इन गाइडलाइंस में संशोधन हो, और मुझे लगता है तभी इस तरह की बातों का कोई औचित्य है। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। लॉकडाउन के नियम में संशोधन किए बिना किसी को भी बिहार वापस नहीं आने दिया जाएगा।
वहीं आरजेडी ने 1 मई को सांकेतिक तौर पर उपवास पर बैठने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण 25 लाख अप्रवासी बिहारवासी बाहर फंसे हैं। 35 दिन बाद भी उन्हें वापस बुलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार के कान खोलने के लिए हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर अब बिहार में सियासत गर्म है। नीतीश को अब विपक्ष के साथ साथ बीजेपी से भी निपटना पड़ेगा। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सब के बीच में हजारों बच्चे अब भी कोटा में फंसे हुए हैं और वो वापस बिहार कैसे आए, इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो कोटा में फंसे बच्चों पर सियासी बवाल लगातार जारी है। ये जाकर कहां पर खत्म होगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब बात पुलिस के एक अलग चेहरे की, जो इन दिनों कोरोना काल में खूब दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही इमोशनल तस्वीरें। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन, लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करूँ? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पंचकुला का है। नीली टी शर्ट में नजर आ रहे ये शख्स हैं रिटायर्ड कर्नल करण पुरी। रिटायर्ड कर्नल करण पुरी पंचकुला में अकेले रहते हैं, लेकिन पंचकुला पुलिस को जन्मदिन की जानकारी मिली तो वो केक सहित सीनियर सिटीजन करण पुरी के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस की टीम ने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया, वो भावुक हो गए। भावना के ज्वार में रिटायर्ड कर्नल की आंखें भी भर आई और वो किनारे जाकर रो पड़े। थोड़ी देर बाद जब भावनाओं का गुबार थमा तो रिटायर्ड कर्नल साहब पुलिसकर्मियों के बीच आए, बाकायदा स्पेशल बर्थडे कैप लगाया और केक काटा। कल हैदराबाद में भी कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस के जवानों ने 1 साल की बच्ची मायरा का जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन की वजह से मायरा के मम्मी पापा अमेरिका में फंसे हुए हैं। अमेरिका से ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया था। एक दूसरी इमोशनल तस्वीर भी हैदराबाद से ही आई है। 4 अप्रैल को हैदराबाद की कुट्टी पॉल का 60वां जन्मदिन था। उनके बेटे अल्फ्रेड अशर पॉल ने अमेरिका के डेनवर से मलकानगिरी की डीसीपी रक्षिता मूर्ति से मां का जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया था। और देखिए, आगे के ये पल सबको भावुक कर गए। डॉक्टरों के साथ सलाम है इन खाकी वालों को भी, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।